हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। और एग्ज़ाम डेज़ में मतलब जैसा कि आपको हमेशा हर वीडियो में पूछ रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही है। आप प्लान जो है वो कम्प्लीटली देख चुके हो कि किस तरह से हमें किस दिन में कौन कौन से टॉपिक किस तरह से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से को टॉपिक्स को कम अच्छे से पढ़ना है। ये सब कुछ आप मतलब ये आपको पता है, मैंने आपको प्लान वाली वीडियो में बताया था। इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था कि किस कहाँ पर किस किस तरह से टॉपिक्स को हमें तैयार करना है। और लास्ट में जो मतलब कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने आपको पासिंग मार्क्स के बारे में बताया कि किस तरह से आप कुछ चैप्टर्स करके ही बड़ी आसानी से पासिंग मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ये तीनों वीडियोस जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जो थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, बच्चों के बस समझ में नहीं आता। हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये सब कुछ आपको आता है। तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 1। तो बेसिकली हमने 196 को लिखा है 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी पावर्स कितनी है 2 और 2, कितना आंसर आया 4। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो, ये नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है। पी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, पी के बारे में हमें पूछा है कि पी क्या है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल कि इररैशनल। तो सबसे पहले पी स्क्वायर को लिखते हैं 32/50। अब ये बेसिकली आपस में कट हो सकता है, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर हमारे पास पी स्क्वायर कितना आ गया 16/25। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस √16/25। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 4/5। अब देखो 4/5 है, तो 4/5 के अगर आप डेसिमल मतलब की एक्सप्रेशन निकाल के देखोगे 0.858 तो आपको पता है अगर डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाए या रिपीटिंग हो तो वो रैशनल होता है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो इररैशनल होता है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसको इंक्लूड करने का रीज़न यही है कि आपको ना ये फॉर्मूला मतलब कि आना चाहिए। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछी है। हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है ना उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है 27, ठीक है। तो हमारा जो कौन सी ऑप्शन यहाँ मैच कर रही है, तो ऑप्शन बी जो 54 जिसका आंसर है। अब ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, अब मैं आपको सैंपल पेपर का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब देखो, ये आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर क्वेश्चन है। मैंने अपनी जितनी भी पहली वीडियोस हैं, देखो इससे पहले ना हमने वो वाली वीडियो मतलब कि प्लान किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से पासिंग मार्क्स वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, और किस तरह से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तीनों वीडियोस जो हैं ये तीनों वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और हर एक वीडियो मैंने आपको यही बोला है, एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से कर जाना। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो यही क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी, वो कुछ इस तरह से हैं। ए किस तरह का है x³ वाई स्क्वायर, और बी किस तरह का है XY³, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम ऑफ ए बी इज। अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला पता है, अगर इसको मैं नीचे ले आऊं तो ये किसके बराबर है, HCF ऑफ ए बी। अब आप बताओ ए कितना है x³y², बी कितना है XY³। अब आप मेरे को इतनी बात बताओ, इन दोनों में HCF कैसे निकालेंगे, कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है यहाँ पर और एक y² कॉमन है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया XY²। हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन बी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मतलब कि ये भी आ सकता है कि प्रोडक्ट को जो है HCF से डिवाइड किया, मतलब इसी फॉर्मूले को उन्होंने घुमा के पूछ लिया। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करके रिमाइंडर जो है 5 और 8 छोड़ दे,
ठीक है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। मान लो 4 को ना मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 1 ज़ा 3, कितना रिमाइंडर बचता है 1। तो यानी कि मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं 1 को 4 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो 3 से डिविजिबल होगा। इसको ऐसे मत समझो, इसको चलो ऐसे समझते हैं कि 13 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 13 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो ये नंबर फुल जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 70 में से मैं अगर 5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 65 होगी, रिमाइंडर 5 बच रहा है। एंड 125 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 117। ठीक है, तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको मतलब कि अब ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको एक लार्जेस्ट नंबर मतलब डिवाइड फुल कर रहा है। ये नंबर कौन से हैं जिनको एक लार्जेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 5 और 8 छोड़ रहा है। ये दोनों नंबर कौन है जिनको एक लार्जेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है, जो फुल डिवाइड कर रहा है इनको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो मुझे बस जो है इनका मतलब कि जो है HCF निकालना है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पर आप ऐसा करना, यहाँ पर 5 13 ज़ा तो 13 1 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पता है 13 पर चला जाएगा, 13 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 65 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 13। देखो HCF जिस तरह से मर्जी आप निकाल लेना, 13 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन यहाँ पर 13 आ रहा है, तो यहाँ पर इसका HCF कितना आ गया 13। तो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है फुल वो 13 है। इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना, इतना रिमाइंडर बचेगा। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ध्यान से देखो, जो नेक्स्ट MCQ नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल के बीच में से है कि जिसके जीरोस हमें दिए हुए हैं -5 और -3। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। नॉर्मली हमें क्वेश्चन कैसा आता है कि अगर जीरोस दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखा दो। तो हम क्या लिखते हैं, आपको पता है S मतलब सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -5 और -3 को ऐड कर दो -8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, -5 इंटू -3 कितना आएगा 15। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक लिखनी हो, अगर हमें क्वाड्रेटिक लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x² माइनस SX प्लस p। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा, हमें यहाँ से वो पूछ रहे हैं कि कितनी ऐसे पॉलिनोमियल्स हम लिख सकते हैं जिनके जीरोस कितने होंगे, -5 और -3। तो नया क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो ये होती है जनरल फॉर्म, मतलब कि ये k एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि ना अगर मैं देखो मैं आपको समझाने की बाद में कोशिश करूंगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x² प्लस 8x, यहाँ माइनस मैंने फिल कर दिया, प्लस 15। तो k की डिफरेंट वैल्यूज फिल करते जाओ, डिफरेंट आपके पास पॉलिनोमियल्स जो हैं वो आती जाएंगी। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब मोर देन 3, मतलब कितनी मर्जी हम ऐसी में देखो। अगर मैं देखो ये एक क्वाड्रेटिक है, इसके ना रूट्स बना के देखना यही आएंगे, ठीक है। एक मैं क्वाड्रेटिक और लिखता हूँ 2x² प्लस 16x प्लस 30, इसके भी यही आएंगे। एक में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 से कर लो, इस तरह से डिफरेंट मल्टीप्लाई करते जाना, आपके पास डिफरेंट पॉलिनोमियल्स जो हैं वो आती जाएंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है तो उन्होंने हमें इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो ये सेम मिलता जुलता क्वेश्चन ना 3 मार्क्स में आया हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको पता है सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है 2y² प्लस 7y प्लस 5, ठीक है। अब आपको पता है नाउ देन या सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस, मतलब जो मर्जी नेम दे दो इनको। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। आपको पता है यहाँ पर a कितना है, y की स्क्वायर के साथ जो है वो a है, जो y के साथ है यहाँ मतलब 7, और c कितना है हमारा 5। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आएगी, -7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ गई, c/a मतलब 5/2। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू है -7/2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2। इसको सॉल्व करोगे तो -2/2, तो इसको अब कट करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, -1। तो आपके सामने है कौन सी ऑप्शन सही है, -1, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। देखो MCQ से आप 3 मार्क्स निकाल सकते हो, पेपर में यही क्वेश्चन मान लो आ गया आपसे, वो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, α² प्लस β²। तो इसको कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
याद करने की बात नहीं है, इसका फॉर्मूला खोल लेना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर वैल्यू फिल कर देना 7/2 -7/2, यहाँ पर 5/2 आपका आंसर आ गया। आपसे ये वैल्यू भी पूछी हुई है, माइनस अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1, 1/अल्फा 1/बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता, आपका आंसर आ जाएगा और 3 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए। तो अगर आप ऐसा एमसीक्यू कर लोगे, हो सकता है कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका क्लियर हो जाए। अब देखो ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एमसीक्यू और बहुत बार रिपीट हुआ इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो कितने जीरोस है आपको पता है, एक्स एक्सिस पर ये 2 बार कट कर रहा है तो इसके कि 2 ही मतलब कि जीरोस या 2 ही रूट्स होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि इसके बता दो, ये कट ही नहीं कर रहा तो जीरो मतलब कि ठीक है। अगर ये कुछ इस तरह से मगर जितनी बार ये कट करेगा उतने इसके जीरोस होंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि सम और प्रोडक्ट का ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ के इज। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं, तो ये आपकी पॉलिनोमियल है। अब आप मेरे को बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की कितनी है -27, सी की कितनी है 3k², ठीक है। बिलीव करो मत करो चाहे ना करो, बट अगर आप ऐसे कि एमसीक्यूज करके जाओगे ना, 100% श्योरिटी है कि इनमें से एक आधा एमसीक्यू आप मतलब कि पेपर में इस चैप्टर में से जरूर सॉल्व कर रहे होगे। फाइनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जिसको मैं एस लिखता हूँ, वो होता है -b/a। अब यहाँ पर माइनस मतलब -27/a, तो ये 27/4 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, वो कितना होता है c/a, c कितना है 3k²/4। बट आपको पता है यहाँ पर 27/4 जो है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसको ऐसा करते हैं, कट कर देते हैं, तो 3k² की वैल्यू कितनी आ गई 27। इसको भी कट करो, 3 9 ज़ा 27, तो k² की वैल्यू 9 आ गई, k कितना आ गया +-3। तो आंसर आपके सामने, आपका कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसका एक एडवांस लेवल भी बताऊंगा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो -3 है, तो वैल्यू ऑफ के पूछिए। अब आप मेरे को बताओ जीरो क्या होती है, अगर हम बेसिक पढ़ा है, अगर हम जीरो का मतलब ये होता है कि अगर हम उसमें वो वैल्यू फिल करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी बन जाएगी, 0। तो बाय क्वेश्चन आपको पता है अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -3 फिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या फिल करेंगे हम -3, k -3 + 1 = 0। ये बन गया 9k - 9 -3k + 1 = 0। 9k - 3k 6k -9 + 1 मतलब -8 = 0। 6k = 8k कितना आ गया 8/6। अब इसको आप कट करना चाहते हो, कट कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आई है 4/3। अब आपके सामने है कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब इसका एक एडवांस लेवल बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो पेपर में कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए। अब यहाँ पर भी ना उन्होंने ए और बी की वैल्यू पूछी है और हमें 2 जीरोस बता दिए, एक 2 एक -3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 फिल करो, यहाँ कितना बनेगा 4a + 1 × 2 + b = 0। इसको सॉल्व कर लेना, ये बनेगा 2a + b + 6 = 0, ठीक है। ध्यान रखना मैं गलती ना कर दूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। -3 यहाँ फिल करना, कितना बनेगा 9a + 1 × -3 + b = 0। तो a और b में ना आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे, इनको सॉल्व कर लेना और a और b की वैल्यू निकाल लेना। बाकी ये क्वेश्चन एडवांस लेवल है, तो इस तरह से आप 2-3 मार्क्स में भी इसको कवर जो है वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अब ये बेसिकली 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको पता है ये सारा कुछ आपके सामने पड़ा, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर वो नो सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, वो नो सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, वो पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं, तब ये लगेगा। वो इनफाइनाइट मैनी भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकते हैं, ये वाला लगेगा। यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट पेयर बोल सकते हैं, वो ये वाला लगेगा। तो इस बात का जो है वो आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर भी नॉर्मल बच्चे गलतियाँ करते हैं, x + 2y = 3, ठीक है। तो बच्चे नॉर्मली गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो ये वाली है, मतलब कांस्टेंट जो है वो इधर है,
तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे तो इसको सबसे पहले आप ऐसे लिख लेना x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है a1/a2 मतलब 1/5 इज इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। हमें k की वैल्यू पूछी है तो पहले दोनों में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 10। तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो इसी से मिलता जुलता कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आ सकता है। यहाँ पर भी हमें पेयर दिया हुआ है। अब ये जो दूसरा पेयर है ना, मतलब कि जो दूसरी इक्वेशन है ये बड़ी अजीब सी है। तो उन्होंने पूछा कि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो वैल्यू ऑफ m एंड n फाइंड करनी है। नॉर्मली हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो पहले ढंग से लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इधर ले आया। इसको भी लिखते हैं m प्लस n x प्लस 2m माइनस n y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेपर में इस बात का ध्यान रखना कि इक्वेशन x के नीचे x लिखना है, y के नीचे y। अगर वहाँ पर वेरिएबल चेंज भी हो गए तब भी ध्यान रखना कि किस तरह से मतलब मैच करने चाहिए वेरिएबल। आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो 2/m प्लस n इज इक्वल टू 3/2m माइनस n इज इक्वल टू -11/-33। अब ये कट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये बन जाएगा 1/3। तो हमें कुछ नहीं करना। नाउ 2/m प्लस n को 1/3 के इक्वल रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इज इक्वल टू m प्लस n आ गया। ठीक है, आल्सो 3/2m माइनस n को इज इक्वल टू 1/3 लिख लो, तो 9 इज इक्वल टू 2m माइनस n आ गया। तो दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इनको डायरेक्टली आप ऐड ही कर लो, तो n माइनस n कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ गया 3m इज इक्वल टू 15, तो m यहाँ से आ गया आपका 5। तो किसी भी एक में पुट कर लो, m प्लस n इज इक्वल टू 6, ये 5 है, प्लस n इज इक्वल टू 6, तो n कितना आ गया 1। तो m उन्होंने वैल्यू पूछी है m और n की, इस बात का ध्यान रखना, m पहले है और 1 बाद में है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट जो एमसीक्यू या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, क्वेश्चन बहुत ईजी है बट बच्चे केवल कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब वन सोल्यूशन, ये कौन सा है? तो ये भी कंसिस्टेंट में ही कवर होता है क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर वही पूछा है, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो लाइंस क्या हो। तो बच्चे इस आंसर में कई बार कंफ्यूज होते हैं कि वो वन सोल्यूशन लिखें या इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वो या तो लाइन, देखो कोइंसिडेंट में क्या होता है, लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, पैरेलल में नो सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट मतलब यहाँ पर वन सोल्यूशन भी आ सकता है और जो है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी आ सकता है। तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही है, ऑप्शन सी मतलब जो है वो राइट आंसर है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मतलब बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब देखो जो नेक्स्ट है, मैंने तीन मतलब कि एक हिसाब से एमसीक्यू लिखे हैं, मतलब एक तरह से लिख दिए क्योंकि ना ये क्वेश्चन आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर का है। ठीक है, अगर लाइंस मतलब कि कट कर रही हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। एक जगह पर कट कर रही हैं, वन सोल्यूशन। इसको याद कैसे रखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर लाइंस ऑपोजिट पैरेलल हैं, ये आपस में कभी कट नहीं करेंगे, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। कोई सोल्यूशन को किस तरह लिखते हैं, पहले दोनों इक्वल हैं, वो तीसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पर लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कितनी बार टच कर रही हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लाइंस कौन सी है, कोइंसिडेंट, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट पेयर। तो ये तीनों क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यू में जो है वो आ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, रूट्स ऑफ मतलब इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो रियल इन अनइक्वल ऑब्वियस वाली 4th चैप्टर में से है। तो इसके रूट्स अगर हमें मतलब देखने हैं कि कैसे हैं, तो आपको पता है यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की -3 है, सी की -9 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 36, कितना आ गया 45। ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड
अनइक्वल, ठीक है। तो रियल भी होना चाहिए, रूट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, बट साथ में रियल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर ये जीरो के इक्वल आता तो हम बोलते रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर जीरो से छोटा होता तो हम बोलते रूट्स आर इमेजिनरी। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये बहुत एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 1 जो है इसका कॉमन रूट है, मतलब इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। अब आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू फिल करने पर वो जीरो आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ऐसा करते हैं, अब आपको पता है ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें 1 फिल कर लो, y को जो है वो 1 फिल कर लो, तो कितना आ रहा है ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका भी y1 जो है वो रूट है इसका, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो विच एम्प्लाइज 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b यहाँ से -2 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना भूल ही गया, तो a कितना आएगा यहाँ से -3/2, तो बस। और हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। नाउ ए बी मतलब -3/2 इंटू -2, अब ये आपस में कट गया, तो कितना आंसर आएगा +3। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो ये जो MCQ है, ठीक है, तो ये इसको किस तरह से करना है, यहाँ पर ना इसके रूट्स का डिफरेंस पूछा है यहाँ पर। तो पहली बात तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, वैसे इसको ना एक और मेथड से भी कर सकते हो, मैं दोनों आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमें बनाने आते हैं। आपको पास 2 5 10, तो बीच में -10 -x, तो ये कितना बना -11, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। तो इस तरह से हम इसके रूट्स बना सकते हैं, ये मैं आपको बेसिक में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर आएगा x -5, यहाँ पर भी x -5, यहाँ -1, x -5 कॉमन लिया तो कितना आया अंदर, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x -5 0 होगा या 2x - 1, तो यहाँ बोथ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो डिफरेंस पूछा है उन्होंने, तो 5 - 1/2, तो कितना आया, 2 5 10 -1, तो 9/2, 9/2 मतलब 4.5। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी सही है, ए इज़ द राइट आंसर। इसका सेकंड मेथड है वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखो ये इसका सेकंड मेथड है, ये मैंने जानबूझ के आपको बताया है, क्योंकि ना देखो इसमें मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, वैल्यू फिल कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको कुछ इस तरह की वैल्यू निकालनी आ जाए तब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस तरह से भी आपको इस क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हो। अब देखो ये जो MCQ है ये आपको 2 और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। एक नंबर है x मान लो, अब उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, उसका सम जो है वो कितना है 10/3। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो x² + 1/x इज इक्वल टू 10/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3x² + 3 इज इक्वल टू 10x। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन गई है। 3 3 9, तो मुझे बेसिकली 9 चाहिए, ठीक है। 9 जो है वो कैसे बनेगा, तो 3x² - 9x - x, ये 10x बन गया, ये प्लस मतलब कि 9 ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, बेसिक्स वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी x - 3, यहाँ -1 इज इक्वल टू 0, तो x - 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। x - 3 0 है, या 3x - 1 इज इक्वल टू 0 है, या बोथ। तो x आ गया 3, x आ गया 1/3। अब यहाँ पर उन्होंने 3 भी आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है, बोथ ए एंड, मतलब यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते, मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। अब इस इक्वेशन के वो रूट्स पूछ रहे हैं, रूट्स मतलब वो जीरोस पूछ रहे हैं, तो जीरोस पूछना मतलब कि देखने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट हटाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया, तो 13 - x, इस x को मैं उधर ले गया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग किया इसका अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, 13 - x का होल स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज 2x + 9, इसका स्क्वायर खोलो, a² + b² - 2ab,
तो यहाँ पर कितना आएगा 2x प्लस 9, यहाँ 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। ठीक है, सब कुछ उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x, ये उधर जाके माइनस 2x बनेगा, प्लस 169 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आएगा -28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में तो एटलीस्ट आ ही सकता है। तो इसके फैक्टर्स देखो 160 है, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं जब बड़ी कोई टर्म आती है। 160 के ना फैक्टर्स बनाने शुरू करो। अब 80, 40, 20, 10, 2 5 इस तरह से दिखा करो। अब मुझे 28 चाहिए। अब देखो 5 2 10 2 20, 20 और यहाँ पर कितना बन रहा है 8, 20 और 8 को ऐड कर 28 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली रूट्स आ गए कितने, -20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आएगा, x कॉमन ले लो, x -20, यहाँ पर भी x -20 लिखो, x के साथ -8 है तो यहाँ पर भी लिख दो, x -20 यहाँ से कॉमन लो तो अंदर कितना आएगा, x -8 इज इक्वल टू 0। तो x -20 0 होगा या x -8 0 होगा। तो यहाँ से x 20 आएगा और यहाँ से x 8 आएगा। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, 8, 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब एपी की नेक्स्ट टर्म पूछी है। अब आपको पता है एपी है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लो। अब इसका डी जो है वो ध्यान से निकालना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ √7 × 4। जब मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो इसको आप लिख सकते हो √7 √4 माइनस √7। तो इसमें से √7 कॉमन निकाल लो, अंदर रहेगा √4 - 1। अब सभी को पता है √4 कितना होता है, 2 - 1 1, तो √7 कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √7। हमें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म निकालनी है, मतलब हमें a4 निकालना है। और a4 का फॉर्मूला a + 4 - 1 × d, मतलब a + 3d। अब a कितना आपका √7, 3, d कितना आपका √7। ठीक है, √7 अगर कॉमन निकालोगे अंदर आएगा 1 + 3 मतलब 4√7। अब आपका आंसर तो मैच नहीं कर रहा किसी भी ऑप्शन के साथ, तो आप क्या करो, इस रूट को ना अंदर, मतलब 4 को रूट के अंदर ले जाने की कोशिश करो। तो a4 इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 7, क्योंकि √16 कितना होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 112। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 टर्म्स दी हुई हैं कंसेक्टिव, मतलब साथ में, ये पहली टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो उन्होंने के की वैल्यू पूछी है। अब ये एपी में है, हमें पता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये आपस में बराबर है, क्योंकि ये एक एपी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2k - k आएगा -1, 2k माइनस, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, 2k + 1 -2k + 1। ठीक है, अब ये 2k - 2k कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया 2, तो k - 1 इज इक्वल टू 2, विच एम्प्लाइज k कितना आ गया 3। तो आपके सामने है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमें 3, तो इसका डिफरेंस वो पूछ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ पर हमें d दिया हुआ है। ठीक है, तो T20 का मतलब क्या है, और T20 का मतलब क्या है, 20th टर्म, तो क्या लिखेंगे a + 19d। ठीक है, 15th टर्म को क्या लिखेंगे, a + 14d। ये तो आपको पता है ना, तो a + 19d - a - 14d। अब आपके सामने है ये a और a कैंसिल आउट हो गया, 19d - 14d कितना आया 5d। अब d कितना आपका 3, तो कितना आंसर आ गया 15। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो एपी में से आपको पता 2 ही फॉर्मूलाज हैं, an वाला या सम वाला। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, अगर बनेंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन है वो आपको ए बी मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस उसी के बिहाफ पर हैं। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स दिया हुआ है इतना, मतलब हमें सम ऑफ p टर्म्स दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ क्या लिखेंगे p/2 2a + p - 1 × d। अब ये हमें कितना दिया हुआ है, AP² + PP।
ठीक है, हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब ए की डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को मैं समझा करूँ और कुछ नहीं है। अब देखो जो सारा खेल है वो इसकी कैलकुलेशन में आप यहीं पर गलती कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ से ना मैं पी कॉमन ले सकता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। ए पी प्लस बी इज इक्वल टू पी बाई टू ए, इसको मल्टीप्लाई कर लो कि अल्टीमेट डी की वैल्यू निकालनी है, पी डी माइनस डी। अब ये आपस में ना ध्यान से देखो, ये पी और पी कैंसिल आउट हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टू ए पी प्लस टू बी इज इक्वल टू ए प्लस, अब यहाँ पर चलो मैं कर देता हूँ एक बार। देखो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम अपना आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करो, ऐसा करो, इस टू ए को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। टू ए पी माइनस टू ए, ठीक है, प्लस टू बी इज इक्वल टू, इसमें से डी कॉमन ले ही लो, अंदर कितना आएगा पी माइनस वन। यहाँ से टू ए कॉमन आ रहा है, अंदर कितना आएगा पी माइनस वन प्लस टू बी इज इक्वल टू डी इंटू पी माइनस वन। ठीक है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो इस पी माइनस वन को नीचे ले आओ। ठीक है, अब ये भी आप देखो, वो जस्ट वो कैलकुलेशन में आपको उलझा रहे हैं। तो डी की वैल्यू आपके सामने है, टू बी अपॉन पी माइनस वन प्लस टू ए। तो कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो ये भी उसी सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है थोड़े टफ लेवल के हैं, बट मैं ये नहीं बोला देखो यही क्वेश्चन आ जाएंगे, बट अगर आप इस लेवल के करके जाओगे तब आपको कोई भी एमसीक्यू इजी लगेगा। एनएच टर्म दी हुई है हमें, ओ सॉरी एनएच टर्म हमसे पूछी है इस एपी की। तो एपी है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लो और उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, क्रॉस मल्टी सॉरी एलसीएम तो एम ही आएगा, तो ऊपर एम प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई एम। अब ये आपस में कट गया, तो मेरे पास यहाँ पर m बाय एम मतलब वन, मतलब यहाँ पर d मेरा कॉमन डिफरेंस वन आ रहा है। ठीक है, एन टर्म पूछी है ए एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सॉल्व करते हैं इसको, a कितना है वन बाय एम, एन माइनस डी कितना है वन। तो सर सॉल्व कर लो इसको, वन बाय एम प्लस एन माइनस वन। अभी आंसर तो मैच नहीं हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m को मल्टीप्लाई करो, एम एन माइनस एम डिवाइड बाय एम। थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, माइनस एम प्लस वन, देखो ये रहा एम एन माइनस एम प्लस वन डिवाइड बाय एम। तो कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो ये आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑब्वियसली वाले ट्रायंगल में से है, और ये कौन सा मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ए बी जो है इसके मतलब पैरेलल दिया हुआ है, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगने वाली है। तो आपको पता है कि थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये साइड और इसके साइड पैरेलल है तो डी ए देयरफॉर डी ए डिवाइड बाय ए ई इज इक्वल टू डी बी डिवाइड बाय बी डब्ल्यू। यहाँ पर हमें डी बी की वैल्यू पूछी है। अब डी ए मुझे क्लियरली पता है वो कितना है 4, ए ई कितना है? अब देखो ये पूरी साइड 12 दी हुई है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए 12 है, 4 ए है तो ए ई कितना बच गया 8। अब ये पूरी साइड 24 दी हुई है, आप ऐसा करो इसको x मान लो। ठीक है, अगर ये x है डी बी तो ये कितनी होगी 24 में से x को माइनस कर दो। ठीक है, अगर देखो ये 4 है तो ये कितनी है 12 माइनस 4, अगर ये x है ये कितनी है 24 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जस्ट। ठीक है, इससे पहले कट करना कट कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 24 माइनस एक्स उधर चला गया, 2x इधर आ गया, तो विच एम्प्लाइज 24 इज इक्वल टू 3x, तो x कितना आ गया 8, मतलब डी बी हमारा कितना आ गया यहाँ पर 8। तो कौन सी ऑप्शन सही है? हमारी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अब देखो ये आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ए बी यहाँ पर देखो डी ई जो है वो पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग गया कि बीपीटी थ्योरम हम यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। ए बी कितना है ए, डी ई कितना है एक्स, बी ई कितना है बी, और ई सी कितना है सी। तो हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको पता अगर ये साइड इसके पैरेलल हैं तो हम दिस बाय दिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस फिर क्वेश्चन को? तो यहाँ पर देखो मुझे लगता है कि यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये साइड तो गिवन ही नहीं है। तो हम कुछ और कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC and
ट्रायंगल DEC, ठीक है। बड़ी ट्रायंगल उठा, एक बड़ी ट्रायंगल एक छोटी ट्रायंगल है। अब आपको पता है कि ये C एंगल और C एंगल दोनों में कॉमन है, क्योंकि मुझे एक सिमिलरिटी का रिजल्ट याद है, सिमिलर का कंसेप्ट मुझे याद है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम। तो वहां से मैं अपना काम, देखो अगर यहां पर देखो ये साइड गिवन और ये साइड्स हमें दी हुई हैं, तो BPT थ्योरम मैं लगा सकता हूं। अब यहां पर अगर ये साइड्स दी नहीं हुई, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट जो है वो यूज कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, ये 90 एंगल नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं हुआ, बट अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल ABC और एंगल DEC, एंगल ABC एंड एंगल DEC, ये कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद करो, मैंने आपको ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में सारा एंगल्स का कंसेप्ट ही बताया था। और अगर बाय AA रूल ट्रायंगल्स जो हैं ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEC के, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे मुझे AB चाहिए तो छोटी ट्रायंगल की DE कॉरस्पॉन्डिंग है, और कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कौन से ये बड़ी BC डिवाइड बाय EC। अब AB कितना है यहाँ पर A, DE कितना है यहाँ पर X, BC कितना है यहाँ पर, टोटल ये B और ये C मगर B प्लस C, और EC कितना है C। यहाँ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? X की। तो X को इधर ले आओ, अब AC ये नीचे आएगा B प्लस C। तो यहाँ पर देख लो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन मैच कर रही है वो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। अब ये जो MCQ ये बेसिकली NCERT एग्जाम्पलर का है। तो ट्रायंगल्स दो सिमिलर दी हुई हैं, ABC जो है देखो EDF के सिमिलर है, ABC DEF के नहीं है। आपको पता है नेम चेंज होने से ट्रायंगल सिमिलर कई बार मतलब कि नहीं हो सकती, तो इस बात का ध्यान रखोगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बड़ी मतलब कि मैटर करती हैं इसमें। अब देखो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो मुझे पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम। देखो AB पहले लिखा है मैंने, फिर ED, फिर BC लिखा है, फिर DF, A और C लिखा है, फिर E और F लिखा है। अब देखो सारे ऑप्शंस मैच करके देखते हैं। BCEF, अगर मैं BC को EF से मल्टीप्लाई करूं तो DF बराबर होगा AC के। ये ऑप्शन जो है ट्रू है। यहाँ पर ये नॉट ट्रू पूछ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखोगे। BC इंटू DE, BC इंटू DE, AB इंटू DF, ये सही है। BC इंटू DE, AB इंटू FD, ये भी सही है। AB इंटू EF, AB इंटू EF, AC इंटू DF। अब देखो AB इंटू EF आ रहा है, AC इंटू ED आना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारी गलत है। तो हमारी ऑप्शन B इज द राइट आंसर कि ये जो है ये ट्रू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए। देखो ये जो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है आगे के, वो दोनों NCERT एग्जाम्पलर के, थोड़े टफ लेवल के हैं, बट ये भी आपको MCQ जो है वो आ सकते हैं। तो BAC, ये वाला एंगल हमें 90 दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर BC मतलब ये भी 90 का दिया हुआ है, और हमसे वो ये पूछ रहे हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। BD CD और BC की बात कर रहे हैं। BC कौन सी? ये वाली। ABAC BC की बात कर रहे हैं, BDCD AD की बात कर रहे हैं, ABAC AD की, मतलब बेसिकली देखा जाए ना तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल CDA, तो BDA और CDA की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सभी साइड्स जो हैं वो कवर हो रही हैं, ABAC भी कवर हो रहा है, AD भी कवर हो रहा है, BC भी। तो मैंने दो ट्रायंगल्स ले ली। अब आपको पता है इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल D है वो कॉमन है या 90 है, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो बाकी दो एंगल्स कैसे, देखो अगर मैं इनकी साइड्स की रेशियो बराबर कर पाऊँ, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, देखो आपको ना इतनी बात पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल्स के चैप्टर में से क्वेश्चन आया है तो या तो थ्योरम BPT लगेगी, क्योंकि आपके पास एक ही थ्योरम रह गई है BPT थ्योरम, बाकी तो रिमूव ही कर दिया CBSE ने। या तो BPT लगेगी या ट्रायंगल्स का सिमिलर वाला कंसेप्ट लगेगा। अगर मुझे सिमिलर की तरफ जाना है तो मुझे बाकी के एंगल्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखो, ये बड़ी ट्रायंगल ABC जो है, इस बड़ी ट्रायंगल ABC में ये एंगल, मैं आपको ऐसा करता हूँ दोनों एंगल निकाल के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, बड़ी ट्रायंगल ले ली, क्योंकि ना उसमें 90 का एंगल गिवन है। मैंने ये बड़ी ट्रायंगल क्यों ली, क्योंकि बड़ा मतलब 90 का एंगल गिवन है, तो ये 90 का एंगल गिवन है। तो यहाँ पर ये 90 का है, प्लस B प्लस C का सम कितना होगा 180। तो मैंने यहाँ पर B एंगल की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई 90 माइनस C। इसको इसमें से माइनस किया, 90 माइनस C आएगा। अब छोटी ट्रायंगल की बात करते हैं ADC। अब ADC में ये 90 का है,
ये ए एंगल है, ये सी एंगल, तीनों का सम कितना है 180। तो यहाँ पर मैंने इस एंगल की वैल्यू, ए एंगल की जो ये वाला एंगल है, इसकी 90 मैंने सी निकाल दी। मतलब यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं, ए और बी दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ एंड एंगल डी बी ए, इस ट्रायंगल का डी बी ए और इस ट्रायंगल का डी ए सी आपस में बराबर है। वो कितना है 90 माइनस सी। तो बाय ए रूल ट्रायंगल्स जो हैं, अब ध्यान से लिखना है बी डी ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो एंगल बी डी ए सिमिलर है, अब बीच में तो डी ही आएगा, ठीक है, बीच में तो डी ही आएगा 90। अब बी एंगल किसके इक्वल आया था यहाँ, ए एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर सी। तो इस तरह से ट्रायंगल्स को आपको लिखना आना चाहिए। तो बी डी ए डी सी के सिमिलर है, तो बी डी बाय ए डी, डी ए बाय डी सी, बी ए बाय ए सी, जो चाहिए वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बी डी सी डी का कोई है, बी डी सी डी ए डी का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन मैच कर रही है। अगर मैं इन दोनों को लूँ तो बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ पी बी ए, मतलब पी बी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल पूछे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, ये कितना होगा 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्यों गया, क्योंकि ना यहाँ पर मुझे तीसरा एंगल पता लग सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, वो कितना है 50 डिग्री। कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो इससे मुझे जो कि ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका एंगल मुझे पता लग भी गया, तब भी अगर ये साइड्स पैरेलल होती तो फिर तो मैं कुछ कर लेता। अब यहाँ पर ना साइड्स दी हुई हैं, अगर मैं साइड्स की रेशियो देखूँ 6/5, अब देखो यहाँ पर ना मैं ये कर सकता हूँ ए पी बाय पी डी, ये है 6/5। सेम वे से बी पी बाय पी सी, बी पी कितना है 3, ये कितना है 2.5। इसको सॉल्व करना जरा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला गया, तो 30/25। इसको कट करें, 5 6 जा 5 5 जा, अब ये अच्छा हो गया। तो इसकी रेशो जो है, यहाँ पर देखो ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया, मतलब यहाँ पर ये एंगल है और उनके आसपास की साइड्स की रेशो जो है वो सेम है, ये साइड्स हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SAS रूल जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू, ए पी की साइड कौन आएगी, डी पी सी। तो ए पी बी सिमिलर है, तो आपको पता कि अगर ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो जाएं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल डी जो है वो एंगल ए के बराबर होगा 30 डिग्री, एंगल ए और डी बराबर है, ठीक है। अब वैसे आप यहाँ से निकाल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। एंगल ए हमने 30 निकाल लिया, पी एंगल 50 है, बी एंगल हमसे पूछा है तो वो निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा 100, मतलब हमारा पी बी एंगल कितना आ गया 100। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये जो नेक्स्ट MCQ है, ये बेसिकली आपका CBSE ऑफिशियल सैम्पल पेपर का है। अब ये 7th चैप्टर में से है। पॉइंट्स जो हैं 2 दिए हुए हैं, वो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, हमें रेशियो पूछी है। आपको पता हम क्या करते हैं, K/1, इसको मान लेते हैं कि ये K/1 में डिवाइड, जब भी रेशियो निकालनी होती है हम K/1 में मान लेते हैं। अब दूसरा जो समझने वाली बात ये है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसा होता है, वो होता है x,0। उसका x तो पता नहीं कितना होगा, बट y श्योरली कितना होगा 0। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से सीखा है, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालनी है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0 इज इक्वल टू K को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले नंबर से 6 के साथ। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ। नीचे लिखेंगे K+1, इधर ले जाके जो 0 ही बन जाएगा, तो 6K - 3।
तो विच एम्प्लाइज 6k इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया 3/6, तो यानी कि कितना आ गया 1:2। तो हमारी कौन सी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको वाई एक्सिस के साथ भी आ सकता है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पी पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, वाई की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो इस बात का ध्यान रखोगे, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना दी, ठीक है, कि अगर 3:1 लिखा तो 3 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, ए पहले है। अगर यहाँ पर पहले बी होता बाद में ए होता, पहले मैं बी लिखता। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है, नहीं तो रेशियो में आपका आंसर जो गलत हो सकता है। अब क्योंकि मैं y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसा करते हैं, पीछे से ही स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? y के साथ, प्लस 1 को पिछले नंबर 5 के साथ, नीचे कितना आएगा 3 + 1। तो विच एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 3y + 5/4। तो यहाँ पर कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 3y + 5, 3y इज इक्वल टू 8 - 5 3, तो विच एम्प्लाइज y कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 1। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अब आपको पता अगर डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, वो होता है x2 - x1 y2 - y1 का। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो ये आपका x1 है सारा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 0 - a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। वो जस्ट आपको कैलकुलेशन में उलझाएंगे। अब देखो इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा, इसका स्क्वायर खोल लो, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये साइन है, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर भी खोलो। यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और उसका क्या है अंडर रूट। थोड़ा और ढंग से लिखते हैं इसको। अब देखो इसको लिखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको लिखो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर ये डायरेक्टली कट हो गया, अच्छी बात है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको भी मैं कंबाइन कर लेता हूं। बेसिकली मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया, बी स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। तो यहाँ से ना ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट। मतलब हमारा फाइनल डिस्टेंस आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, जो थोड़ा ट्रिकी है, देखने में बहुत आसान लग रहा होगा आपको, बट थोड़ा ट्रिकी है। तो जो गलती है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। देखो पहले मैं अपनी गलती बता देता हूँ। मैंने जब इसका रेक्टेंगल जब पढ़ी ना, मैंने पता क्या लिखा, ओ ए बी सी, बिना देखे ओ ए बी सी लिख लिया, जबकि वो गलत है। क्योंकि ओ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी है। अगर मैं यहाँ पर ओ ए बी सी स्टार्ट करूँगा, अगर मैं यहाँ पर ये कोई भी रेक्टेंगल है उसको ऐसे बना लिया हमने, ठीक है, ओ ए बी सी। देखो आप ऐसा नहीं कि आप यहीं से, आप हो सकता है यहाँ से स्टार्ट कर लो ओ ए, आपको बस कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी, ओ ए बी सी। ऐसा नहीं है कि ओ ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी यहाँ पर, ऐसा नहीं करना। तो मैंने ऐसा लिख लिया, तब आपका डायगोनल कौन सा होगा? ओ बी या ए सी। यहाँ पर आपका डायगोनल कौन बन रहा है? ए बी बन रहा है। तो ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर ए ओ बी सी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी है, मतलब उन्होंने ना ये वाली चीज़ पूछी है हमसे, ठीक है। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे? ए बी, आपको पता है x2 -
x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये कितना आएगा 25 प्लस 9। तो ये ए बी हमारा डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई √34। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, कई बार बच्चे ना किसी क्वेश्चन को ज़्यादा ईजी समझ लेते हैं और उनसे गलती होती है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये जो नेक्स्ट एमसीक्यू की ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में से लग रहा है। तो साइन थीटा की, और ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर का है, साइन थीटा की वैल्यू a/b है, कॉस थीटा की हमसे पूछी है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू फिल कर दो, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ही बनेगी। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो देखो वैसे ना इसमें प्लस माइनस भी आएगा, बट क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफ़ी मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ही कर रहे हैं, इसमें क्वाड्रेंट्स आगे जाके हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अगर आप 11th या 12th में का मैथ करना चाहते हो, आपका वो पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा विद एनसीईआरटी फुल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर b जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय बी। तो यहाँ पर कौन सी, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर का है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो ना, इसको सॉल्व करना है ना, तो ऐसा करो, सबसे पहले सीकेंड को लिखो 1/cos, और tan को लिख सकते हैं हम sin a/cos ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब आपको पता है इसका एलसीएम सेम है, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए ही आएगा, नीचे आएगा कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब आपको पता है, अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री ना, इससे बच्चे नॉर्मली वैसे ही घबराते हैं। आपकी 10th जो लेवल की जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत मतलब कि ईजी है, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मतलब इस यूनिट में से आप काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसको कट कर दो, तो हमारे पास कितना आएगा कॉस ए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है। तो tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो अगर इसकी वैल्यू हमें गिवन है, देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2, तो क्यों ना इसकी स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि बेसिकली हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो लिखते हैं tan, उसका आंसर पता क्या लिखते हैं 4, वो लिखते हैं tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ये गलत है, इसका होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab। ठीक है, तो अब आपको पता है tan, और मतलब कि देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। अब कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan इज इक्वल टू 4। तो ये भी आपस में जो है कट गया। तो विच एम्प्लाइज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 2। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि कई बच्चों को लगता है गलत होगा कि इसकी सिंगल की वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आई है 2। अब देखो ये आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्योंकि ना देखो अब यहाँ पर वैसे नॉर्मली वैल्यूज़ होती हैं 3/4 4/5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी। अब जानबूझ के वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हमें पता है कि साइन थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्टली ये फिल कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर है। पी स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्टली ये फिल कर सकते हो, प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलते हैं, a4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर। इसका भी खोलो, a4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये a4 दोनों तरफ है, कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट, इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आएगी √4a स्क्वायर।
√4 मतलब 2a, तो b की वैल्यू 2a आ गई। अब हमें सीकेंड की वैल्यू पूछी है। सीकेंड थीटा कितना होता है, कॉस का उल्टा h/b। h कितना है हमारा, h हमारा है a² + 1, b कितना है हमारा 2a। टैन थीटा कितना होता है p/b। अब परपेंडिकुलर कितना है a² - 1, b कितना है हमारा 2a। नाउ अब हमें ढूंढनी वैल्यू किसकी है, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की। सीकेंड थीटा है आपका a² + 1 डिवाइड बाई 2a, टैन थीटा a² - 1 डिवाइड बाई 2a। थोड़ा सॉल्व करते हैं, a² + 1 a² - 1 डिवाइड बाई 2a। अब ये भी आपस में कट गया, तो ऊपर कितना आ गया 2a² बाई 2a, तो ये भी कट कर दो। तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया ए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो देखो ये भी जो एमसीक्यू ये नई तरह का है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में पूछिए, तो 1/cos को तो वैसे ही लिख लो, क्योंकि ना नॉर्मली हम ज़्यादातर साइन कॉस में या टैन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब 1/cot है, अब बेसिकली कॉस कॉट की वैल्यू होती है cos बाय साइन। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकता हूँ। तो cos बाय साइन, ठीक है, ये साइन ऊपर चला गया, नीचे कितना आएगा 1/cos थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेम यहाँ पर 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो विच एम्प्लाइज ऊपर कितना आएगा 1 + साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम सेम ही है कॉस थीटा। यहाँ पर भी 1 - साइन थीटा, नीचे एलसीएम सेम ही है कॉस थीटा। a + b a - b, a² - b², नीचे cos²। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, तो 1 - साइन² थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा, नीचे भी cos² थीटा है। अब ये आपस में कट गए, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 1। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यू का। कल इससे आगे हम मतलब कि एमसीक्यूज जो हैं वो बाकी चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।